जनवरी 2006 की वो एक धुंध भरी सुबह थी जब मैं एक अरसा बाद मुजफ्फरपुर आया था। बस से उतरकर मैं पैदल ही शोल्डर पर बैग लटकाए 7-8 किलोमीटर दूर माली घाट की तरफ चल दिया था। यहाँ बचपन के एक दोस्त की शादी थी। मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, इस शहर से जुड़ी बचपन की यादें ताजा होती जा रही थीं। सुबह 6 बजे का वक्त था और जाड़ा शबाब पर था। चाय वाले की इक्का दुक्का अधखुली दुकान नजर आ रही थी। बाकी सब कुछ उसके चूल्हे से उठते हुए धुएं की तरह कोहरे में लिपटा हुआ था। छोटी कल्याणी चौक से गुजरते वक्त कदम अनायास ही ठिठक गए। 4 पल्लियां लकड़ी के दरवाजे से बंद होने वाली उस दुकान में, जिसमें 23 साल पहले तक मेरे नाना बैठते थे, अब लोहे का शटर लगा था। जूते की दुकान अब मेडिकल हॉल में तब्दील हो गई थी। ये वही दुकान थी जिसमें शाम को हम भाई बहन बैठकर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करते थे और रात को दुकान बंद होने के बाद बगल के साव जी के यहाँ से आटा चावल खरीद कर ले जाते थे। तब हमारी नानी खाना पकाती थी। जब कभी बोहनी पर भी आफत आ जाती थी, तब हम नाना के कुर्ते का दामन पकड़े पकड़े खाली हाथ घर पहुँचते थे और दिन का ही बचा कुचा खाकर सो जाते थे। उस रात नानी को चूल्हा जलाने के लिए गीली सूखी लकड़ियों में रूह फूंकने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। उस रात नानी की आंखों में धुआं नहीं जाता था और पानी बनकर बाहर नहीं निकलता था। चलते चलते मुझे अपनी आंखों में नमी उतरती सी महसूस हुई। आगे का खामोश मंजर कुछ और धुंधला हो गया। कल्याणी चौक से बाईं तरफ मुड़ते वक्त एक बार फिर कदम ठिठक गए। यहीं पर तो नगीना राम बैठता था। लोगों के टूटे हुए जूते चप्पल की मरम्मत करता था, उन पर रंग पालिश लगाता था। नाना की दुकान में नए जूते चप्पल खरीदने वाले ग्राहक कभी कभी अपनी टूटी चप्पलें दुकान पर ही मरम्मत कराने के लिए छोड़ जाते थे, जिन्हें नाना हमारे हाथों नगीना राम के पास भिजवा देते थे। ग्राहक से पैसा लेकर नाना उसकी पूरी मजदूरी चुका देते थे। नगीना राम छोटे कद का आदमी था। जब हम छोटे थे तब ही 40-45 साल का था। सामने से चंदियल था, रंग सांवला या स्याह था। वो काम बहुत तेजी से करता था। उसका बायां अंगूठा कुछ ज्यादा ही चौड़ा था। शायद कभी हथौड़ा चलाते वक्त गलती से अंगूठे पर पड़ गया होगा। अपनी टूटी चप्पलों में कांटी ठोकने का फन मैंने उससे ही सीखा था, लेकिन नगीना राम की तरह इस फन में मैं महारत हासिल नहीं कर सका था। थोड़ी दूर तक चलने के बाद कांटी का सिरा उभर आता था और मुझे तलवे में हल्की हल्की चुभन का एहसास होने लगता था। सड़क पर हलचल अब बढ़ने लगी थी। कई दुकानें खुल चुकी थीं और गाड़ियों का आवागमन बढ़ गया था। धुंध छटने से दृश्य साफ होने लगा था। इसके साथ ही नगीना राम से जुड़ी यादों का अंतः दृश्य भी स्पष्ट रूप से दिमाग के पर्दे पर उभर आया था। नगीना राम का एक छोटा भाई भी था, शायद नथुनी राम। हाँ, नथुनी राम ही था। नथुनी राम ढोलक बनाने में माहिर था। कभी कभार वो नाना को राम सलाम करने दुकान पर आया जाया करता था। दोनों भाई माली घाट से आगे एक बस्ती में अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे। वो बस्ती चमरटोली के नाम से जानी जाती थी। जब हम माली घाट में ही रहते थे, जब कभी नगीना राम छोटी कल्याणी पर नहीं आता था,
मैं मरम्मत के लायक चप्पलें उसके घर पर ही दे जाया करता था और फिर वापस भी ले आता था। उस बस्ती में तमाम गंदगी मौजूद थी जो बड़े लोगों को वहां जाने से रोकती थी। रामाशीष चाचा ऐसे ही एक बड़े आदमी थे। वो नाना के गहरे दोस्त में से थे। सुनते हैं जिन दिनों नाना का शुमार शहर के रईसों में होता था, उन्हीं दिनों से रामाशीष चाचा से उनकी दोस्ती चली आ रही थी। 1971 में दूसरी बार हुए भारत पाक युद्ध और युद्ध के बाद नाना के भाइयों के जमीन जायदाद बेच बाँच कर पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप नाना की हुई बदहाली का दोनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा था। अघोरिया बाजार चौक पर रामाशीष चाचा का एक बहुत ही बड़ा मार्केट था। मार्केट की 2-3 दुकानों में उनके बेटे भतीजे बैठते थे। ये दुकानें कपड़े लत्ते और पंसारी की थीं। हम कभी कभार नाना के साथ वहाँ चले जाते थे और मुफ्त में काजू बादाम खाते थे। रामाशीष चाचा अक्सर शाम को नाना से मिलने दुकान पर चले आते थे। दोनों बुजुर्गों में खूब गपशप होती थी और संजीदा किस्म के हंसी मजाक भी। कभी कभी एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिशें भी होती थीं। एक रोज पता चला कि रामाशीष चाचा के छोटी बेटी की शादी है, जिसमें बजाने के लिए 2-3 ढोलक की ज़रूरत है। उन दिनों नगीना राम चप्पलों की मरम्मत करने छोटी कल्याणी चौक पर नहीं आ रहा था। नाना ने मुझे ही भेजा कि मैं उसके भाई नथुनी राम को बुलाकर ले आऊं। अगले रोज शाम को नथुनी राम नाना की दुकान पर आया। उस वक्त रामाशीष चाचा भी मौजूद थे। जितनी देर तक नथुनी राम दोनों से बातें करता रहा, उतनी देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहा। मैंने बेंच पर थोड़ा सा सरक कर उससे कहा भी, आइए बैठिए, मगर वो उसी तरह खड़ा रहा। जी हजूर, जी सरकार कहता रहा। नथुनी राम का बेटा चंदू, जिसकी शक्ल अपने बाप से बहुत हद तक मिलती जुलती थी, मेरा क्लास फेलो था। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से लौटते वक्त पहले हमारा ही घर पड़ता था, उसके बाद चमर टोली। वो कई बार मेरे साथ हमारे घर आ चुका था। नानी उसे चाय बिस्किट खिलाए बगैर वापस नहीं जाने देती थी। जब हम भाई बहन पास मिलने पर फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते थे, तब चंदू को भी साथ में ले जाते थे। पास रामाशीष चाचा दिला दिया करते थे। शादी के रोज हम चंदू को भी अपने साथ ले गए थे रामाशीष चाचा के घर। हुआ यह कि उस रोज स्कूल से लौटते हुए चंदू को लिए मैं अपने घर आ गया था। देखा कि नानी और बहनें रामाशीष चाचा के यहाँ शादी में जाने के लिए तैयार बैठी हैं। उसी वक्त मेरे बड़े भाई भी स्कूल से आ गए। जब हम भाइयों ने चंदू को भी अपने साथ ले जाने की बात कही तो नानी सोच में पड़ गई, फिर अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन हर बार की तरह ये भी नसीहत दी कि वो पहले जाकर अपने घर में खबर कर दे। चंदू खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, किताब कापी का बस्ता पटका और अपनी माँ को बताकर जल्दी ही वापस आ गया। नाना दुकान बंद करके उसी तरफ से रामाशीष चाचा के घर जाने वाले थे। अभी हम रामाशीष चाचा के घर से कुछ दूरी पर ही थे कि हमें ढोलक बजने की आवाज़ सुनाई दे गई। मैं समझ गया ये उसी ढोलक की आवाज़ है जिसे नथुनी राम ने बनाया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसे नए ढोलक रामाशीष चाचा के घर पहुंचा देने थे। रामाशीष चाचा का घर बिजली के छोटे छोटे बल्बों से सजा था और खुश रंग, खुश पोशाक मेहमानों से भरा था। घर पहुंचकर नानी और बहनें औरतों के झुंड में चली गईं। सुनते हैं नानी बहुत अच्छा ढोलक बजाती थी।
शादी ब्याह की जिस महफिल में वो चली जाती थी, मीर यासिन हो या चमाइन या ढोलक बजाने की शौकीन दूसरी औरतें, अपना ढोलक वो नानी को ही थमा देती थीं। 2-3 साल पहले जब रामाशीष चाचा की सबसे बड़ी बेटी की शादी हुई थी, तब नानी ने ही ढोलक बजाया था। सुनते हैं रामाशीष चाचा और चाची उस आवाज़ को आज तक नहीं भूले थे। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। थोड़ी देर बाद जो ढोलक की आवाज़ आई, उसका सुर और ताल पहले से बिल्कुल अलग था, मीठा और कर्णप्रिय। बारात के पहुँचते पहुँचते नाना भी आ गए। बच्चों के ग्रुप में बैठा देखकर वो हमारे पास चले आए। एक अजनबी लड़के को हमारे साथ देखकर उन्होंने हमें सवालिया निगाहों से देखा। वो पहली बार चंदू को देख रहे थे। मैंने चंदू के बारे में उन्हें पूरी बात बताई। नाना ने मुस्कुराकर चंदू के सिर पर हाथ फेरा और जिस तरफ रामाशीष चाचा खड़े थे उस तरफ चल दिए। खाना खिलाने का वक्त हुआ तो आमने सामने की 2 पंक्तियां लगी, एक तरफ बड़ों की तो दूसरी तरफ बच्चों की। बीच में जमीन पर पत्तल बिछा दिए गए थे और अब खाना परोसने की ही बारी थी। उधर ढोलक की सुरीली आवाज अब और तेज हो गई थी। घनश्याम भैया सबके पत्तल में पूरियां डालते हुए हमारे पास आए। मेरे पत्तल में भी पूरियां डालते हुए धीरे से पूछ बैठे, ये कौन है? तुम्हारे साथ आया है क्या? उनका इशारा हम दोनों भाइयों के बीच में बैठे चंदू की तरफ था। हाँ, ये हमारे साथ आया है। इसका नाम चंदू है, नथुनी राम का बेटा। मुझे बीच में ही रोककर घनश्याम भैया ने पूछा। उनकी तेवर पर अचानक बल पड़ गए थे। वही नथुनी राम जिसने ढोलक बना कर दिया है। ढोलक की आवाज सुन रहे हैं ना? हमारी नानी बजा रही है। कितनी सुरीली आवाज है। घनश्याम भैया के मुंह से एक भयानक चीख निकली और मेरा जवाब एक बार फिर अधूरा रह गया। निकालो निकालो इसको, ये यहाँ कैसे आ गया? घनश्याम भैया के मुंह से झाग निकल रही थी और चंदू एकाएक खड़ा होकर कांपने लगा था। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम कहते हुए सारे लोग खड़े हो गए। हंसते मुस्कुराते माहौल में अचानक तनाव पैदा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ढोलक से आने वाली सुरीली आवाज सहसा बंद हो गई। शोर शराबा सुनकर रामाशीष चाचा भी दौड़े दौड़े आए। उनके पीछे पीछे नाना भी। तमाम बातें सुनकर रामाशीष चाचा के जबड़े भींच गए। उन्होंने गुस्से पर काबू पाते हुए चंदू को फौरन वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। चंदू की कलाई पर से मेरी हथेली की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, नाना ने मेरे कान में सरगोशी की, जल्दी से बड़की को बुलाकर लाओ। नानी को वो बड़की ही कहते थे। जब मैं नानी को अपने साथ बुलाकर शामियाने के एक तरफ ले आया, तब नानी ने उनसे धीरे से कुछ कहा जिसे मैं सुन नहीं सका। कहने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो कुछ समझा रहे हों। नानी वापस ढोलक बजाने चली गई। मैं दौड़ा हुआ उस तरफ गया जहां लोगों को खाना खिलाया जाना था। पत्तल वापस उठाए जा रहे थे और नए सिरे से खाना परोसने की तैयारी हो रही थी। रामाशीष चाचा और उनके बेटों भतीजों का मूड बुरी तरह खराब दिख रहा था। मैंने भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाई। चंदू कहीं पर भी नजर नहीं आया। मैंने मायूसी से पलटकर पीछे देखा। नाना चुपचाप खड़े थे। अभी ढोलक पर जैसे थाप पड़ी। लेकिन ये क्या अजीब सी बेहंगम सी थप थप की आवाज आ रही थी, बड़ी ही बेसुरी आवाज। तमाम लोगों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जिस ढोलक से थोड़ी देर पहले ही इतनी सुरीली आवाज आ रही थी, वो अचानक इतना बेसुरा कैसे हो गई।
सबके लिए ढोलक का ये बेसुरापन जैसे नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। रामाशीष चाचा ने नाना की तरफ हैरत से देखते हुए पूछा, भैया अपनी भाभी ही ढोलक बजा रही है ना? हाँ रामाशीष, तुम्हारी भाभी ही बजा रही है। रामाशीष चाचा की आंखें फैल गईं। फिर अचानक इतना बेसुरा क्यों? बंद करवाइए, अब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। नाना मुस्कुराए और बोले, रामाशीष, तुम लोग थोड़ी देर के लिए ढोलक का बेसुरापन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सदियों से इतना बेसुरा समाज क्यों बर्दाश्त करते चले आ रहे हो? जिस समाज में समानता का भाव न हो, उस समाज को क्यों बर्दाश्त करते हुए चले आ रहे हो?